देखिए आईएएस एग्जाम में समान अध्ययन का पेपर 4 नीति शास्त्र से जुड़ा हुआ है और नीति शास्त्र में केस स्टडी पूछी जाती हैं आपकी, ठीक है। और केस स्टडी से प्रश्न आते हैं, तो आज के सेशन में हम केस स्टडी को लेकर के डिस्कस करेंगे कि कैसे कोई केस स्टडी को हमें सॉल्व करना होता है, ठीक है। देखिए एक चीज़ समझिएगा, जो पूरा का पूरा पाठ्यक्रम आपके इथिक्स का है, इथिक्स इसके अलावा आपका जो है एमपीपीएससी में भी है, आपका आरएएस एग्जाम में भी है। तो जहां पर भी केस स्टडी आती है, केस स्टडी को हल कैसे करें, इथिक्स मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई है आपके ऑनलाइन बैच में। आप सभी लोग जो बच्चे इथिक्स मेरे से पढ़े हुए हैं, आप सभी को पता है मैंने सिलेबस के एक हिस्से को डिकोड किया है, कुछ भी नहीं छोड़ा है, ठीक है। अब देखिए जीएस पेपर 4 पूरी तरीके से देखें तो आपका जो है थ्योरी वाला सेक्शन है, इसमें थ्योरी है, नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा, अभिक्षमता, इसमें थ्योरी है। लेकिन थ्योरी का जो प्रैक्टिकल रूप है, जो भी थ्योरी पढ़ेंगे उसका प्रैक्टिकल रूप जो है वो आपका जो है केस स्टडी के तौर पे आपको देखना है। अब ये बहुत जरूरी है एक प्रशासक के तौर पे। देखो बहुत जगहों पे इथिक्स का सिलेबस नहीं है, लेकिन जैसे बीपीएससी हो गया, जैसे अभी यूपीपीसीएस में भी इथिक्स है आपका, आईएएस में, यूपीपीसीएस में, आरएएस में, एमपीपीएससी में, यहाँ पे जीएस पेपर 4 जो आपका है उसमें इथिक्स का सेगमेंट है। बीपीएससी में नहीं है, लेकिन कल के दिन प्रशासन में तो आप भी जाओगे ना। जेपीएससी में नहीं है तो कल के दिन प्रशासन में तो आप भी जाओगे ना। एमपीपीएससी वाले या जितने भी बच्चे हैं जहां पे इथिक्स नहीं है मान लीजिए, लेकिन केस स्टडी ये सब कुछ जुड़ी हुई हैं आपके डिसीजन मेकिंग से। कैसे आप निर्णय लेंगे, कैसे आप मुद्दों को सुलझाएंगे, कैसे जब आप नैतिक दुविधा में फंसेंगे या जीवन के तौर पे, मैं कह रहा हूं चलो कल के दिन प्रशासन पे जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, इथिक्स हर आदमी को पढ़नी चाहिए, ताकि जीवन में जब वो द्वंद्व की स्थिति में आए, जब वो दुविधा की स्थिति में आए, तो सही और गलत का निर्णय ले सके। और सही और गलत का निर्णय जब हम लेते हैं तो वो विद लॉजिक होना चाहिए उसके पीछे, विदाउट लॉजिक नहीं। कई बार हम कोई भी निर्णय ले लेते हैं, कोई भी डिसीजन ले लेते हैं, वो भावनाओं में आकर के ले लेते हैं। तो भावनाओं पे आकर के निर्णय लेना फिर कई बार गलत साबित हो जाता है, और इतना गलत साबित हो जाता है कि आपकी जिंदगी का काफी बड़ा हिस्सा इफेक्ट होता है, उससे दूसरों की जिंदगी इफेक्ट होती है। तो कभी भी निर्णय भावनाओं में नहीं लिए जाते, भावनाओं में बह करके निर्णय कभी नहीं लिए जाते। निर्णय लिए जाते हैं लॉजिक के साथ, विद तर्क के साथ, नैतिकता के पैमाने पर उनको तौला जाता है। तो आज के सेशन में हम समझाने वाले हैं आपको कि कैसे आपको नीति शास्त्र के अंतर्गत या जीवन में केस स्टडी को कैसे आपको हल करना है, कैसे आपको निर्णय लेना है, कैसे आपको चीजों को समझना है, ठीक है। एक चीज और बता दे रहा हूं, जो बच्चे आईएएस, यूपीपीसीएस, एमपीपीएससी, आरएएस एग्जाम या अन्य कोई भी एग्जाम जहां पे नीति शास्त्र से जुड़े हुए प्रश्न आते हैं, आपको हमेशा अपनी बात को थ्योरी के माध्यम से पुष्टि करनी होती है। कई सारे सिद्धांत बताएंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन साथ साथ आपको एग्जाम्पल भी देने पड़ते हैं। आप जीएस में भी कई बार आपको एग्जाम्पल देने पड़ते हैं। कई सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें उदाहरण नहीं देंगे तो बात नहीं बनेगी, है ना। जैसे कभी भी लॉ आप पढ़ेंगे ना, तो लॉ में विद एग्जाम्पल आपको बात करनी पड़ेगी, उसी को समझाना पड़ेगा आपको। तो केस स्टडी भी क्या है आपका, थ्योरी एंड एग्जाम्पल का प्रयोग किया जाता है केस स्टडी में। जहां भी संभव हो वहां पे थ्योरी को इनबिल्ड करना है। तो मैं आपको शुरुआती जो केस स्टडी के हमारे सेशन होने वाले हैं उनमें मैं आपको बताने वाला हूं बहुत सारी चीजें, ठीक है। कई सारे सिद्धांत बताऊंगा जो कि जीवन में आपको निर्णय लेने की क्षमता को आपको इंप्रूव करेंगे। आपके जो बच्चे प्रशासन में जा रहे हैं, कैसे ड्यूटी बेस आपके अप्रोच होने चाहिए, कैसे आपको जब आप ड्यूटी में रहेंगे वहां पे आपके सामने कोई मुद्दा आता है तो कैसे उस मुद्दे को आप हैंडल करेंगे, इन सभी चीजों को सिखाने का मेरा पूरा प्रयास रहेगा। तो क्या आप सभी तैयार हैं, है ना, केस स्टडी जैसे ऐसे सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए जिस सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा आनंद आता है, सबसे ज्यादा आनंद आता है, ठीक है। आरओ एग्जाम में केस स्टडी नहीं आता है, लेकिन अब मान लीजिए कहीं पे जीवन के हर एक हिस्से में आप समझिए कि आप एक एक्टर की तरह हैं। आप खुद सोचिए, आप जीवन में खुद एक एक्टर हैं और आपके सामने बहुत सारी परिस्थितियां हैं, सिचुएशंस हैं, है ना। आप खुद सोचिए ना, बहुत सारी सिचुएशंस हैं, तो उनमें आपको डिसीजन लेने हैं। तो डिसीजन कैसे लेंगे, यही केस स्टडी है। हर जगह पे आपको डिसीजन लेने पड़ते हैं। जैसे मैं कह रहा हूं सिंपल सा मामला है, आपका भी पेट भरा हुआ है, मान लीजिए आपको भूख नहीं लगी हुई है, ठीक है। अब आपको कोई आ रहा है, आपका मित्र आ रहा है, ठीक है। अब मित्र ने कहा यार एक काम करते हैं, अब आप पढ़ रहे हैं अच्छे से, आपने बढ़िया अपने आप को अपना शेड्यूल सेट कर रखा है,
खाना खा चुके हैं, सब कुछ कर चुके हैं, आपका मित्र आया, आप पढ़ रहे हैं और अचानक से आपका मित्र आकर के गेट खटखटाता है और आपसे कहता है कि एक काम करते हैं, चलो घूम के आते हैं, कुछ खा पी के आते हैं। अब उसे भूख लगी है, सोचिए उसे भूख लगी है, तो अपने पेट की भूख को खत्म करने के लिए भोजन के लिए जा रहा है, लेकिन वो साथ में आपको भी लिए जा रहा है। अब हो सकता है यहां पे भावना बस आप अपनी पढ़ाई को ताक में रख दें और उसके साथ चले जाएं घूमने। बहुत छोटी सी बात है, बता रहा हूं, कोई ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी बात है, ऐसे तो बहुत सारे केस आएंगे आपके जहां पे हमें केस को, अब ये भी एक केस ही है, यहां पे आपको निर्णय कैसा लेना चाहिए। अब देखो आपको भूख भी नहीं लगी हुई है, ठीक है, इसके अलावा अब यहां पे आप जब पूरी तरीके से उसको समझेंगे, इसी तरीके से मल्टीपल डायलेमा होते हैं। मित्रता भी नहीं खराब होनी चाहिए आपकी, मन में ये भी चल रहा है कि यार मना कर दूंगा तो अगली बार जो है ये नहीं जाएगा, फिर आपको ये लगता है यार पिछली बार मैंने भी इसको लेके गया था और ये गया था मेरे साथ, तो कैसे निर्णय लेंगे, कैसे आपके डिसीजंस होंगे, कैसे आप डिनाई करेंगे, कैसे आप एक्सेप्ट करेंगे। तो जब डिनाई करेंगे तो डिनाई करने के पीछे के रीजन, और एक्सेप्ट कर रहे हैं तो एक्सेप्ट करने के पीछे रीजन। मान लीजिए आपने जाना स्वीकार कर लिया, आपने ये स्वीकार कर लिया कि मैं उसके साथ जाऊंगा, लेकिन 3 कारण कम से कम बताइए तो सही, सोचिए तो सही कि आप उसके साथ बाहर क्यों जा रहे हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को? मैं मतलब एक छोटा सा एग्जांपल मैंने आपको दिया, ऐसे हजारों केस आपके सामने हैं। प्रशासन में तो भरे ही पड़े रहेंगे। प्रशासन में केस का महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि उसमें आपके व्यक्तिगत जीवन के साथ साथ आप एक सार्वजनिक जीवन में प्रवेश कर जाते हैं। सार्वजनिक जीवन में आपके द्वारा लिया गया कोई भी निर्णय आपको इफेक्ट अकेले नहीं करेगा, आपको तो इनहेंस करेगा भी नहीं, वो आपका निर्णय दूसरे लोगों पे करेगा। कोई भी स्कीम आती है, कोई भी योजनाएं आती हैं, उसका लाभ जो अंतिम कड़ी में खड़ा हुआ व्यक्ति है उस तक पहुंच रहा है ना। तो आपका लिया हुआ निर्णय जब दूसरे की लाइफ को इफेक्ट करने लग जाता है, वो सार्वजनिक जीवन में वहां पर आपके निर्णय कैसे होने चाहिए, वो सब कुछ केस स्टडी के माध्यम से धीरे धीरे समझेंगे हम। समझ रहे हो बात को? ठीक है, तो कई सारे सिचुएशंस हैं, ठीक है। अब इसके लिए हमें इमोशनल मैनेजमेंट सीखना होता है कि कैसे हमें अपनी भावनाओं में बहना नहीं है, भावनाओं से बच करके तर्क पे, लॉजिक पे खड़े होकर के हमें अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए केस स्टडी के मामले में आज हम यही कुछ सीखने को पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं सेशन को। सेशन का करते हैं शुभारंभ। अब केस स्टडी के विषय वस्तु को आप मेरे साथ सीखेंगे। देखिए, मैं अब चीज़ों को जूम आउट करना चालू करूंगा, ठीक है। चीज़ों को जूम आउट करूंगा, कई सारे मुद्दों से चीज़ों को जोड़ने का प्रयास करूंगा, और मैं चाहता हूं कि आप भी चीज़ों को समझने का प्रयास करिएगा। जो जो चीज़ें बताऊं, पहले आप चीज़ें को समझिए, फिर धीरे धीरे आप केस स्टडी आप हल कर पाएंगे, इसकी मैं गारंटी देता हूं। एक सिंगल केस एक जगह पे ऐसा नहीं होगा कि आप अटकोगे, आप डिसीजन ले पाओगे। तो डिसीजन लेने तक की स्थिति तक मुझे पहुंचाना है आपको, ठीक है। अब डिसीजन लेने तक की स्थिति के लिए थोड़ा सा मुझे समय चाहिए। पहले मुझे एक पृष्ठभूमि बनानी पड़ेगी, आपको कई सारे सिद्धांत बताने पड़ेंगे, आपको कई सारी सिचुएशंस में किस तरीके से एक्ट करना है उसको बताना पड़ेगा, ठीक है। ये बात हमें एक बार समझना है। अब यहां पे देखिए, मैं आपको पहले एक काम करता हूं। सबसे पहले मैं थोड़ा सा इसको सब्जेक्ट को समझाता हूं कि जीवन में किस तरीके की नैतिक दुविधाओं से आप गुजरते हो, किस तरीके के द्वंद्व आपके जीवन में आते हैं, जिन द्वंद्वों से गुजर करके आपके जीवन में कई सारी समस्याओं का आप सामना करते हो। सबसे पहला द्वंद्व आपके जीवन में कैसा आता है और किस तरीके के द्वंद्व को आप आसानी से समाप्त कर सकते हैं। द्वंद्व समझ रहे हैं ना? द्वंद्व का मतलब होता है दुविधा। द्वंद्व का मतलब होता है दुविधा, जब आप दुविधा में पड़ जाओ, ठीक है। जब आपको दुविधाओं को हल करना आ जाए तो समझ लीजिए कि आप एक अच्छे डिसीजन मेकर हैं, ठीक है। तो आज यही समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, पहले प्रकार की दुविधा होती है, पहले प्रकार का आपके सामने जीवन में कोई भी स्थिति पैदा होगी तो आपको स्पष्टता पता चल जाता है कि ये चीज सही है या ये चीज गलत है। कई सारे ऐसे मुद्दे आएंगे जिसमें सही गलत की स्पष्ट परिभाषा होती है। अब जैसे मैं आपसे कह रहा हूं कि कोई चीज सही है,
या गलत है, तो सही का सिद्धांत क्या कहता है और गलत का सिद्धांत क्या कहता है, 1 मिनट में पहले मैं समझाने का प्रयास करता हूं। जीवन में कोई चीज सही कैसे है और कोई चीज गलत कैसे है, ये हम कैसे आंकते हैं। पहला है आपका राइट। ध्यान से अब समझिएगा मेरी एक एक बात को, ठीक है। अब आपकी क्लास स्टार्ट हो रही है, इसलिए आपको थोड़ा सा अटेंटिव रहना है, ध्यान से समझना है, ठीक है। पहला है आपका राइट का सिद्धांत, ठीक है। इसको कुछ ऐसे देख लेते हैं, ये आप देख सकते हैं, राइट डिसीजन। सही का सिद्धांत, सही का सिद्धांत क्या कहता है, सही का सिद्धांत कहता है कि जिसका परिणाम, जिसका साध्य ऐसा कोई भी माध्यम, जब आप कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं या कोई ऐसा माध्यम चुन रहे हैं जिसका परिणाम अच्छाई हो, जिसका परिणाम क्या हो, 1 मिनट, इसको कुछ इस तरीके से आप साथ में बनाते रहिएगा। आपने यदि कोई ऐसा माध्यम चुना या आपने, अब इस माध्यम में कई सारी चीजें हो सकती हैं, जिसका परिणाम क्या होना चाहिए, परिणाम, जिसका परिणाम अच्छाई हो, अच्छाई हो, जिसका परिणाम गुड हो, वह सही है। जिसका परिणाम अच्छाई हो या जिसका परिणाम गुड हो, वो सही है। अर्थात सिंपल सी एक लाइन पे बात कर रहा हूं, जो मानव की भलाई करे, मानव, जीव जंतु, प्रकृति, किसी की, सब, जिसमें सबकी भलाई निहित हो, जिसमें दोनों प्रकार की भलाई होनी चाहिए आपकी। देखो एक चीज ध्यान रखना, हमेशा व्यक्तिगत को ऊपर रखना सार्वजनिक को, जिसमें सार्वजनिक भलाई हो, सार्वजनिक भलाई हो। अपने से ऊपर रखना हमेशा सार्वजनिक को, सबकी भलाई आपसे ऊपर होनी चाहिए, यह ध्यान रखना। सबकी भलाई आपसे ऊपर होनी चाहिए, व्यक्तिगत से ऊपर होनी चाहिए, ठीक है। सार्वजनिक भलाई और व्यक्तिगत भलाई। जैसे आप एक एग्जांपल बता रहा हूं, महर्षि दधीच के बारे में आप लोगों ने सुना है। महर्षि दधीच ने अपना शरीर त्याग दिया, किस लिए, ताकि इंद्र के पास एक ऐसा अस्त्र आ सके जिससे राक्षसों का विनाश किया जा सके। तो उन्होंने अपनी भलाई नहीं देखी यहां पे, लेकिन उनका जो परिणाम था वो अच्छा था, समाज के लिए तप गए। ऐसे बहुत सारे महापुरुष हुए हैं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को ही देख लीजिए, विक्रम साराभाई जी को देख लीजिए जिन्होंने इसरो बना दिया। ऐसे बहुत सारे महापुरुष हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को देख लीजिए, कोई भी महापुरुष उठा लीजिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को देख लीजिए, जिन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर, महात्मा गांधी जी को देख लीजिए। परिणाम क्या था, महात्मा गांधी जी ने क्या किया, सार्वजनिक को ऊपर रखा, व्यक्तिगत को नहीं। नहीं, अच्छा खासा एडवोकेट थे, वकील थे, बढ़िया प्रैक्टिस चल रही थी, लंदन से पढ़ के आए थे, अफ्रीका जैसे में, अफ्रीका में केस मिल रहे थे, भारत में भी केस ही केस थे। सरदार पटेल जी को देख लीजिए, जिसका माध्यम, कोई भी ऐसा कार्य, ध्यान से समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, जब आप निर्णय लेंगे तो इसमें है सही का सिद्धांत। राइट डिसीजन आपके कौन से माने जाएंगे, माध्यम अर्थात साधन। आप ऐसे साधनों को चुनेंगे, ऐसे माध्यमों को चुनेंगे जिसका परिणाम अच्छाई हो, गुड हो, उसे सही कहते हैं। अर्थात एक और लाइन में बोल रहा हूं, जिससे मानव की नैतिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो, जिससे समाज की नैतिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो, जिससे राष्ट्र की नैतिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो, जिससे राष्ट्र की भलाई हो, वो सब कुछ सही है। तो आपके द्वारा लिया गया ऐसा कोई भी कार्य, कोई भी डिसीजन जिससे सार्वजनिक भलाई हो, वो क्या कहलाता है, अच्छाई, सही। तब आप सही होते हैं, तब इसको सही डिसीजन कहा जाता है, आपका राइट डिसीजन। ये आपको समझना पड़ेगा, आपको हमेशा राइट डिसीजन की तरफ जाना पड़ेगा। और एक चीज ध्यान रखिएगा, जब हम अच्छाई की बात करते हैं, सार्वजनिक भलाई की बात करते हैं, सार्वजनिक भलाई का मतलब क्या है। देखो एक चीज और मैं यहां पे समझा देता हूं, नीति शास्त्र में सार्वजनिक भलाई नीति शास्त्र, 1 मिनट में समझ लीजिए, ये आपका सैद्धांतिक पक्ष है, इसमें बहुत सारे सिद्धांत पढ़ते हैं आप, कई सारे सिद्धांत आप पढ़ेंगे। दूसरा होता है इसी का प्रैक्टिकल अप्रोच, जिसको हम नैतिकता कहते हैं। नैतिकता ये आपका व्यवहारिक पक्ष है,
जब नीति शास्त्र के सिद्धांत आप व्यवहार में लाते हैं तो उसी को मोरालिटी कहते हैं, उसी को हम नैतिकता कहते हैं। ठीक है, व्यवहारिकता में जब कोई चीज आ जाए जो प्रैक्टिकल रूप है वो नैतिकता है। कई बार हमें नीति शास्त्र और नैतिकता में अंतर नहीं पता चलता है, तो यहां पे बहुत सिंपल शब्दों में आपको सिखा रहा हूं। ठीक है, सिंपल समझिए। ठीक है, सिंपल। नीति शास्त्र क्या है? नैतिक सिद्धांत है, नैतिक सिद्धांत है। इसमें स्टडी की जाती है। ठीक है, इसमें जानकारी प्राप्त होती है, व्यवहार पता चलता है, थ्योरी पता चलती है, लेकिन जो इसका व्यवहारिक पक्ष है वो है नैतिकता, मोरालिटी। और नैतिकता हमेशा एक बात कहती है, एक बात क्या कहती है? न्यूनतम क्षति होनी चाहिए। न्यूनतम क्षति की तरफ हमें जाना है, न्यूनतम क्षति की ओर हमें जाना है। हमारा हमेशा उद्देश्य, हमारा हमेशा ऑब्जेक्टिव यही होना चाहिए कि कम से कम कितनी क्षति हो सकती है, न्यूनतम क्षति कितनी हो सकती है। तो न्यूनतम क्षति की बात जब हम करते हैं तो यही आपकी नैतिकता हो जाती है। बताइए कोई दिक्कत हो तो? कोई सिंपल, मतलब मामला बहुत सिंपल सा है, इसमें इतना सोचना ही नहीं है। ठीक है, अब यहां पे एक चीज ध्यान से समझिएगा। पहले तो आपका ये सही का सिद्धांत समझ में आया। सही का सिद्धांत क्या है? अब इसमें मल्टीपल एग्जांपल है, कोई भी महापुरुष को आप इसमें डाल दीजिए। ठीक है, कोई भी महापुरुष को आप इसमें डाल लीजिए। जहां पे साधन कैसे होने चाहिए, साधन भी भाई, माध्यम आप कैसा चुनेंगे? नैतिक चुनेंगे, नैतिक माध्यम चुनेंगे। नैतिक माध्यम से, जैसे लाइक मान लीजिए आपको पैसे की जरूरत है, तो पैसे का एक तरीका यह हो सकता है कि आप चोरी कर लें, लेकिन ये माध्यम चोरी करने से क्या होगा? सार्वजनिक क्षति होगी, सार्वजनिक भलाई नहीं होगी, क्योंकि आप किसी का अहित करेंगे। जब आप दूसरे का अहित करते हैं तो यहां पे सही नहीं है। आपके तो पैसे की आवश्यकता की पूर्ति हो गई क्योंकि आपने चोरी कर ली, लेकिन आपने दूसरे की बुराई, दूसरे का गलत कर दिया। तो जब सार्वजनिक भलाई हो, सबकी भलाई हो, दूसरे की भलाई हो, तभी आप सही होगे। आप व्यक्तिगत भलाई की तरफ जैसे जाओगे, व्यक्तिगत स्वार्थ की तरफ जैसे जाओगे, आप गलत होते जाओगे। ठीक है, तो यहां पे इसका जो साधन होना चाहिए वो नैतिक होना चाहिए। ठीक है, साधन कैसा होना चाहिए? नैतिक होना चाहिए। इसका परिणाम भी कैसा होना चाहिए? नैतिक होना चाहिए। परिणाम भी कैसा होना चाहिए? नैतिक होना चाहिए। दोनों चीजें नैतिक होनी चाहिए इसकी। ठीक है, सही के सिद्धांत पे। अब हम दूसरा सिद्धांत आपको दिखा रहे हैं, आपका कब डिसीजन गलत हो जाएगा? जब आपका कोई भी माध्यम, जब आपका कोई भी माध्यम अर्थात साधन केस स्टडी में सबसे ज्यादा काम आएगा। जब आप डिसीजन लोगे सबसे ज्यादा काम आएगा। ठीक है, जब आप कोई भी माध्यम ऐसा चुनोगे जिसका परिणाम बुराई हो, जिसका परिणाम क्या होना चाहिए? बुराई, 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 जिसका परिणाम बैड हो, जिसका परिणाम इविल हो, जो भी आप इसको कह सकें, वो आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। जैसे कि सार्वजनिक अहित हो, जहां पे सार्वजनिक अहित हो, सबका अहित हो, सार्वजनिक अहित हो, अहित हो, जहां पे आपको केवल व्यक्तिगत लाभ प्राप्त हो, व्यक्तिगत लाभ, स्वार्थी हो जाएं आप, जहां पे आप स्वार्थी हो जाएं, वो सब बुरा है। वो सारे निर्णय बुरे हैं आपके, वो सारे डिसीजंस बुरे हैं, जिसमें जिसका परिणाम, देखो अब यहां पे क्या होगा? दो चीजें हो सकती हैं। अब एक चीज और यहां पे बहुत बढ़िया चीज सिखा रहा हूं, इसको भी समझिएगा। कई बार ध्यान रखिएगा, यहां पे साधन कैसा होगा? ध्यान से समझिएगा, एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है यहां पे। मान लीजिए आपका साधन नैतिक है, मान लीजिए एक मिनट के लिए मान लेते हैं साधन नैतिक है, लेकिन इसका परिणाम कैसा है? इसका परिणाम अनैतिक निकल रहा है। मान लीजिए, इसका एग्जांपल देता हूं, आपको हमेशा सत्य बोलना चाहिए, ये सभी लोग कहते हैं आप व्यक्ति को हमेशा सत्य बोलना चाहिए, लेकिन मान लीजिए कहीं पे दंगा हो जाता है। ठीक है, दंगा दो जो है धर्मों के बीच में है। ठीक है, अब एक संप्रदाय के लोग आपके घर में छुपे हुए हैं, दूसरे संप्रदाय के लोग आते हैं और आपसे पूछते हैं कि इस संप्रदाय के लोग कोई आपके घर में तो नहीं छुपे हुए हैं। अब यहां पे मुद्दा वही पे आ जाता है कि सत्य बोलना चाहिए हमेशा, लेकिन यहां पे यदि आपने सत्य बोल दिया
आपका साधन तो नैतिक है क्योंकि आप सत्य बोल रहे हो, लेकिन इसका परिणाम क्या होगा? उनको मार दिया जाएगा जो आपके घर में छुपे हुए लोग हैं। सिंपल से समझिएगा, यदि माध्यम साधन आपका नैतिक है लेकिन परिणाम यदि उसका अनैतिक निकल रहा है तो वो भी गलत होगा। परिणाम यदि अनैतिक निकल रहा है तो ये क्या हो जाएगा? आपका गलत हो जाएगा। आप जो भी कर रहे हो सब गलत है। दूसरा, यदि आपका साधन अनैतिक हुआ और इसका परिणाम नैतिक निकल आया तो भी ये गलत है। साधन गलत, जैसे मान लीजिए आपको परीक्षा में पास होना है, ठीक है, आपने कोई परीक्षा दी, पास होना है, वहां पे आपने नकल कर ली तो आप पास तो हो गए लेकिन ये गलत है। ध्यान से समझिएगा इस बात को, ये ध्यान से समझना बहुत जरूरी है क्योंकि यहां पे मामला पूरा आपके दिमाग से गड़बड़ जाएगा। यदि कोई साधन अनैतिक है, गलत माध्यम से, अनीति से प्राप्त सफलता, चुनाव में क्या होता था, जो है पूरा का पूरा बूथ कैप्चरिंग हो जाती थी और ये सब कुछ करते थे और चुनाव जीत गए, तो क्या है? वो गलत है। समझिएगा मेरी बात को, उसको हम सही नहीं करेंगे उससे, क्योंकि क्या हो रहा है? सार्वजनिक अहित हो रहा है। हमेशा डिसीजन मेकिंग में यह ध्यान रखना है। तीसरा कंडीशन, यहां पे तीसरी कंडीशन, यदि आपका साधन अनैतिक है, साधन अनैतिक है तो आपका परिणाम अनैतिक आ रहा है तो यह भी गलत है। ये तीन कंडीशन मैंने गलत कर दी। अब सही कंडीशन क्या होगी? जब साधन नैतिक है, परिणाम भी नैतिक आ रहा है तो ये आपका चला जाएगा सही के सिद्धांत में। ये कहां चला जाएगा? आपका सही के सिद्धांत पे। सही का सिद्धांत में माध्यम भी नैतिक होता है, परिणाम भी नैतिक होता है। कलर बदलने, अरे भाई, अरे हो जाता है। देखो स्क्रीन में कई बार, अब व्हाइट पे व्हाइट चलाऊं, यहां पे व्हाइट चलाऊंगा तो नहीं चलेगा ना भाई। मेरा कलर बिल्कुल नहीं है फेवरेट, रेड कलर नहीं है फेवरेट मेरा व्हाइट कलर ही फेवरेट है। मैं आपको आज अपना कलर भी बता दे रहा हूं, मेरा फेवरेट कलर व्हाइट है। मुझे सफेद ही पसंद है और मेरे चारों तरफ सफेद ही सफेद है। लेकिन यहां पे मजबूरी हो जाती है, यदि ये सारा कुछ ब्लैक रहे तो मैं व्हाइट से ही लिखूं, लेकिन अब मेरी मजबूरी क्या करूं बताओ। यहां पे मैं नहीं लिख सकता ना, फिर आप कहोगे अब फिर वो रेड ही है जो मुझे लगता है हर कलर के ऊपर लिख जाता है, लाल छोड़ के। हाँ बिल्कुल, इथिक्स के बैच में आप जुड़ सकते हैं, आप पढ़िए, मजा आएगा आपको इथिक्स पे। अब यहां पे समझिए ये क्या है, सही और गलत में क्या आप डिफरेंस कर पाएंगे कि सही क्या है गलत क्या है? तो जब केस स्टडी में डिसीजन लेने होंगे तो हम हमेशा सही के सिद्धांत पे जाएंगे। हमारा माध्यम नैतिक होना चाहिए और उसका परिणाम नैतिक आना चाहिए, ठीक है। इथिक्स का कोर्स आपको मिल जाएगा आजाद आईएएस एकेडमी ऐप में, पूरा बिल्कुल शानदार तरीके से आपको पढ़ाया है मैंने, तो आप उसको पढ़िए, मस्त मजा कीजिए, ठीक है। बताइए क्या दिक्कत है? सही का सिद्धांत और गलत का सिद्धांत, ये दोनों सिद्धांत समझ में आ गए? क्लियर है? सही और गलत के सिद्धांत में किसी को कोई दुविधा नहीं है ना? अब जब आप केस स्टडी करेंगे तो कुछ चीजें आपकी ऐसी होंगी, बहुत सिंपल है ये। कुछ डिसीजन जब आप देखेंगे तो कुछ तो सिंपल है, इनको हम बोलते हैं राइट बनाम रॉन्ग। राइट बनाम रॉन्ग के जो मुद्दे होंगे वहां पे डिसीजन लेना इतना कठिन नहीं होता है, ठीक है। यहां पे उत्तर देना बहुत आसान होता है क्योंकि इनको बहुत आसानी से आप क्लियर कर लेंगे। दो तरीके के डिसीजन आपको लेने होंगे, सही बनाम गलत। तो सही बनाम गलत के उत्तर इसलिए नहीं देंगे क्योंकि स्पष्ट रूप से आप निकाल लेंगे कि इसमें गलत क्या है। जहां पे भी आपको व्यक्तिगत लाभ दिखे उस दिशा में जब कोई कदम उठाते हैं वो गलत कदम हो जाता है। जहां पे आपको सार्वजनिक लाभ दिखे, सबका हित दिखे, वहां पे कोई डिसीजन लेते हैं तो वो सही हो जाता है, ठीक है। तो जब आप जो है कोई भी ऐसा गलत कदम उठाएंगे, जैसे कि मान लीजिए कोई जो है रिश्वत आप ले रहे हैं, रिश्वत लेना कभी भी सही नहीं ठहराया जा सकता। कोई भी व्यक्ति रिश्वत ले रहा है तो रिश्वतखोर व्यक्ति कभी भी सही नहीं हो सकता है, जबकि उसका व्यक्तिगत लाभ है, वो दूसरे का काम भी कर रहा है ना, दूसरे का काम कर रहा है, ये काम करने के लिए उस पद पे उसे बैठाया गया। मान लो कोई अधिकारी है, किसी काम को करने के लिए आपसे पैसा ले तो गलत है,
वो अनैतिक व्यक्ति है, वो भ्रष्ट व्यक्ति है, काम करके उसने कोई उपकार नहीं कर दिया। उस पद पर जो उसे सैलरी मिल रही है, वेतन मिल रहा है, उस काम को करने के लिए ही मिल रहा है। जैसे कि लाइक मान लीजिए आप घर से निकलते हैं, बिना हेलमेट के निकल जाते हैं, ट्रैफिक पुलिस वाले आपको पकड़ते हैं, पकड़ने के बाद 100 रुपए दे देते हैं आप उन्हें, ठीक है। यहां पे दोनों ही व्यक्ति गलत हैं। एक तो आप पहले तो हेलमेट लगा के नहीं निकले, आपने ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं किया। दूसरा, अब उस अधिकारी की जिम्मेदारी थी कि वो आपको दंड दे, लेकिन आपने एक तो उसको रिश्वत दिया, दूसरा उसने रिश्वत एक्सेप्ट किया। यहां पे देने वाला और लेने वाला दोनों ही गलत है। आपने समाज में एक बीजारोपण कर दिया भ्रष्टाचार का। समझ रहे बात को? यहां पे दोनों ही व्यक्ति गलत हो जाएंगे। तो जब आप कोई, क्योंकि अब इससे क्या होगा, उसको दूसरे से लेने की आदत भी हो जाएगी, उसको लगेगा यहां तो लोग देने लग गए। भाई मुझे एक चीज बताइए, देता कौन है? आप ही लोग तो देते हैं। देश का नागरिक समाज जैसा होगा, आप चालान कटाइए, सीधा सीधा उसको कहिए चालान काटिए, सरकार की ट्रेजरी में जाएगा, जो दंड होगा उसको भरने के लिए मैं शासित हूं। लेकिन आप अपने बचाव के लिए समाज में क्या किया, एक आपने नासूर बो दिया। आपने 100 रुपए 200 रुपए, जैसे आप ट्रेन की यात्रा करते हैं, विदाउट टिकट आप पकड़े गए, अब टीटी को 100-200 रुपए आप दे करके बच जाते हैं। तो टीटी ले रहा है वो तो गलत है ही है, क्योंकि उसको नहीं लेना चाहिए, उसका अपना एथिक्स है कि यहां पे सरकार के पास वो चालान कटना चाहिए, लेकिन आपको भी देना भी नहीं चाहिए। दोहरी जिम्मेदारी बोलते हैं इसको। नागरिक की भी जिम्मेदारी है और उस अधिकारी की भी जिम्मेदारी है। आपको यदि आप नहीं दे रहे हैं और आपके साथ, तब वो गलत है। लेकिन आप उसको प्रेशराइज कर रहे हैं कि 100 रुपए में मान जाइए, 500 रुपए का चालान है, 100 रुपए में आपके 400 बच रहे हैं ना, लेकिन उससे सामाजिक अहित कर दिया आपने, तो आप गलत हो जाएंगे, आप अनैतिक हो जाएंगे। तो डिसीजन मेकिंग में पहले प्रकार के क्वेश्चन जो राइट बनाम रॉन्ग वाले होते हैं, ये आसानी से हल किए जा सकते हैं, इसमें कोई टेंशन नहीं होती है। भाई भतीजा, जैसे मान लीजिए किसी डिपार्टमेंट पे आप हैं और वहां पे कोई भर्ती निकलती है, वैकेंसी निकलती है, तो आप यदि कोई अपना व्यक्ति वहां पे अपॉइंटमेंट करा देते हैं, आमतौर पे होता है भाई भतीजावाद, नेपोटिज्म बोलते हैं इसको, तो ये भी क्या है, सार्वजनिक हित के विरुद्ध कदम है। एक एग्जांपल और देता हूं, जब आप प्रशासन में जाओगे तो आपके पास प्रशासन की बारीक से बारीक जानकारी होगी। मान लीजिए कहीं पर कोई योजना आनी है, कहीं पर बहुत बड़ी फैक्ट्री प्लांट, या सरकार कोई मेगा फूड पार्क बना रही है, सरकार कोई लॉजिस्टिक पार्क बना रही है, सरकार वहां पे कोई हॉस्पिटल ला रही है, सरकार कोई वहां पे शिक्षण संस्थान ला रही है, यूनिवर्सिटी खोल रही है, तो ये जानकारी जिलाधिकारी के पास आ जाती है, एसडीएम के पास आ जाती है, एडीएम के पास आ जाती है। एक अधिकारी होने के नाते आपके पास ये सूचना आ जाएगी कि ऐसी कोई योजना वहां पे आने वाली है, ठीक है, क्योंकि लैंड एक्विजिशन और बहुत सारी चीजें होती हैं। अब ये जानकारी का आप गलत फायदा कैसे उठा सकते हैं? आपने क्या किया, अपने रिश्तेदारों को फोन लगाया, उनको बताया कि इस जगह पे जाइए, जमीन खरीद लीजिए। अब रिश्तेदारों को आपने जमीन खरीदवा दी वहां पे। अब आपको पता है कि अभी जमीन औने पौने दाम पे है, और जब सरकार वहां पे प्रोजेक्ट ले आएगी, उसी जमीन के रेट जस्ट दुगना हो जाएंगे, तिगुना हो जाएंगे। ये क्या था? आपने अपने पद का दुरुपयोग किया, पद की गोपनीयता का दुरुपयोग किया। समझ रहे मेरी बात का? जहां पे भाई भतीजावाद करेंगे, जहां पे अब यहां पे देखा जाए तो वैसे आपने कोई, आप इनडायरेक्ट तौर पे देखें, अप्रत्यक्ष तौर पे देखें, तो आपको लगा कि आपने किया ही क्या है? आपने तो कुछ नहीं किया है। आपने तो, उन्होंने तो लीगल तरीके से जमीनें खरीदी, लेकिन ये वैधानिक तौरों से किया गया काम भी अनैतिक है, क्योंकि आप जिस पद पे बैठे वहां पे आपके पास पद की गोपनीयता है, आप किसी भी तरीके से जानकारी को लीक नहीं कर सकते हैं। लेकिन आमतौर पर ऐसी चीजें होती हैं, होती कि नहीं होती हैं? अपने ही लोगों को चीजों को लाभान्वित करवा देना, अपने ही लोगों को जानकारी देना, तो ये सब भी, मतलब यहां पे जब कभी ऐसे मैटर आएंगे ना, तो निर्णय हम आसानी से ले लेते हैं, क्या सही है क्या गलत है। जहां पे ये दो सिद्धांत लगा के आप केस स्टडी सॉल्व कर सकते हो। एक तरीका ये, मतलब बहुत इजी है, इस तरीके की केस स्टडी हमें सॉल्व करने में टाइम नहीं लगना चाहिए। पहला तो इस सिद्धांत का फायदा उठाएंगे आप लोग, समझ रहे हो? केस स्टडी में राइट बनाम रॉन्ग का सिद्धांत काम करता है। लेकिन एक जो दूसरी सबसे बड़ी समस्या है एथिक्स में, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने में दांतों तले पसीना आ जाता है। दांतों तले पसीना कैसे आ जाता है? नेक्स्ट टाइप का एक क्वेश्चन है, क्योंकि यहां पे राइट बनाम राइट है। पहले वाले में क्या था? राइट बनाम रॉन्ग था, राइट डिसीजन वर्सेस रॉन्ग डिसीजन। कैसे राइट लेंगे, कैसे रॉन्ग लेंगे, ये तो मैंने आपको समझा दिया है ना, बहुत आसानी से राइट और रॉन्ग कैसे आप क्लियर करेंगे। पहले वाले कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, बताइए आप? क्या पहले वाले केस स्टडी आएंगे, वो अभी हम जब हल करेंगे केस स्टडी तब कर लेंगे, तो पहले वाले में तो आप स्पष्टता बता सकते हैं ना, जो गलत है सो गलत है। लेकिन जब ये कंडीशन आ जाएगी कि दो सही में से एक चुनना है,
ऐसी भी स्थिति बनेगी। जैसे कि उदाहरण देता हूं, एक सही है, आप ये सब मानते हैं कि देश में विकास कार्य होना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए, विकास कार्य होना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए। क्यों विकास होना चाहिए? ताकि रोजगार बन मिल सके, इतनी सारी आबादी है, रोजगार मिल सके, सड़कें बन सके, अर्थव्यवस्था बूस्ट हो सके, सब विकास के लिए है ना, अर्थव्यवस्था। ये सही बात है कि नहीं है बताओ? ये सही बात है, राइट डिसीजन है, आप भी इसके साथ हैं। लेकिन जब कभी बात आएगी कि क्या पर्यावरण भी सुरक्षित रहना चाहिए, क्या पर्यावरण की सुरक्षा भी जब आपके सामने आके खड़ी हो जाएगी, पृथ्वी की सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, एक तरफ विकास और दूसरी तरफ पर्यावरण की सुरक्षा, बताइए क्या होगा? यहां पे आप डायलेमा में आ जाएंगे, नैतिक दुविधा के सामने आ जाएंगे। फिर आपको विकास को समझने के लिए दिमाग लगाना पड़ेगा, कोई एक चयन करना पड़ेगा कि कब आपको, क्योंकि भाई बताइए, सड़कें बनेंगी, रोड तो पेड़ पौधे कटेंगे। मान लो अभी कोई एक्सप्रेसवे बनाना है, ये आपका दिल्ली से मुंबई तक आपका एक्सप्रेसवे बनाया गया, कितना वृक्षारोपण, कितना पेड़ कटे हैं, कितने पेड़ कटे होंगे? कभी आप एक्सप्रेसवे में गए? जंगलों के बीच से, शहरों के बीच से, नदियों के किनारे, हर एक कंडीशन, हर एक परिस्थिति पर पहुंचते हैं। बताइए भाई, गए क्या? गए हैं तो फिर ऐसे में एक्सप्रेसवे नहीं बनना चाहिए क्या? एक्सप्रेसवे बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए, क्योंकि देश का विकास करना है। लेकिन उससे जो पर्यावरण की लागत आ रही है उसका क्या करना है? तो फिर कटने दो कि पर्यावरण को सुरक्षित करो। अभी ये एक सरदार सरोवर डैम बनाया गया, सरदार सरोवर डैम बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए? अच्छा चलो बनना चाहिए, तो वहां से तो बहुत बड़े स्तर पे वहां का पूरा जल भराव हो गया है। वहां पे जितने लोग रहते थे उनको वहां से पलायन करना पड़ा, अपना जल जंगल जमीन छोड़ना पड़ा। पूरा वहां का जो है बड़े स्तर पे जितना भी जैव विविधता थी पूरी प्रभावित हो गई है। अभी ये हाथनी कुंड बैराज था आपका बना हुआ हरियाणा में, अभी इस बार बाढ़ आई है, पूरा दिल्ली डूबते डूबते बचा है, बैराज खोल दिए हैं। बनना चाहिए था नहीं बनना चाहिए था? समझने की बात करिए, बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा। अब इसमें कोई भी ऐसी, कोई भी मान लो फैक्ट्री है, नई फैक्ट्री बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए? मान लीजिए आपके गांव में अभी सब कुछ सही है, बढ़िया स्वस्थ पर्यावरण है, मस्त सोते हो, खटिया डाल के छत के ऊपर सोते हो। अभी आपके घर के बगल में पड़ोस में कोई फैक्ट्री आ जाए, तब क्या करेंगे? फैक्ट्री आ जाएगी तो अच्छी बात होगी, आपके गांव के लोगों को रोजगार मिलेगा, ठीक है, गांव के लोगों को रोजगार मिलेगा। लेकिन अब आपके गांव में उस फैक्ट्री से जो कचरा निकलेगा, जो वहां से प्रदूषण होगा, आपके आसपास के लोगों को जो स्वास्थ्य की समस्या होगी। मिथाइल आइसोसाइनेट के बारे में आपने सुना है ना, भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, कितनी बड़ी संख्या के लोग 1984 में मर गए उस गैस में, आज भी लोग वहां पे विकलांग पैदा हो रहे हैं। अच्छा, अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम बना दिया। अभी आपने खूब ओपेनहाइमर जब आई है मूवी तो खूब चर्चा में चला कि परमाणु बम बना दिया, परमाणु बम बना दिया। अमेरिका के लिए द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त करना जरूरी था, जापान से जीतना जरूरी था, परमाणु बम बना डाला उन्होंने। लेकिन परमाणु बम ने किया क्या? देश की सुरक्षा के मामले में वहां पे वो सही दिख रहा है, लेकिन जब हम त्रासदी की बात करते हैं कि मानव त्रासदी की सबसे बड़ी तबाही पैदा करने वाला अस्त्र बना दिया आपने, फिर उसको लेकर दौड़ चालू है। भारत ने भी परमाणु बम बनाया है, यदि ये बुरा था तो हमें नहीं बनाना चाहिए था। तो जब राइट बनाम राइट की बात आएगी तब आपके साथ समस्या होगी, तब आपको यहां पे सीखना पड़ेगा कि कैसे आपको डिसीजन लेना है। समझ रहे हैं? तो जब आप केस स्टडी करेंगे तो केस स्टडी में पहले तो आपको मूल मुद्दा समझना पड़ेगा कि मूल मुद्दा क्या है। क्या आपको मूल मुद्दा ऐसा है कि राइट बनाम रॉन्ग पे आपको डिसीजन लेना है, राइट वर्सेस रॉन्ग पे डिसीजन है आपका, या आपका राइट बनाम राइट पे डिसीजन है, राइट वर्सेस राइट पे डिसीजन है? पहले तो यह समझना है कि क्या सही बनाम सही पे डिसीजन है या सही बनाम गलत पे डिसीजन है। जब आपको राइट बनाम रॉन्ग पे डिसीजन लेना है तो सही का सिद्धांत और गलत का सिद्धांत प्रयोग कर लेंगे। लेकिन जब राइट बनाम राइट पे डिसीजन लेना है, ज्यादातर क्वेश्चन राइट बनाम राइट के ही होते हैं हमारे जीवन में। आपकी जब शादी होगी,
मैं अब आपको थोड़ा सा एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं, आप में से काफी लोग उस दुविधा से गुजर रहे होंगे। मैं खासकर लड़कों के लिए बता रहा हूं, लड़कियों के लिए भी होता है, शादी के बाद घर छोड़ करके जाना पड़ता है कि नहीं जाना पड़ता है ना। ये समाज ने बना दिया, एक कस्टम बना दिया है। माता पिता 10 साल 20 साल 25 साल 30 साल आप माता पिता के घर पे रह रहे हैं, पैदा होते हैं, बचपन आपका बीतता है, लेकिन शादी के बाद आपको घर छोड़ के जाना पड़ता है। निर्णय लिया ना आपने, वहां पे डिसीजन लिया। अच्छा, एक डिसीजन और ले रहा हूं, शादी के अभी आप लोग पढ़ने के लिए घर छोड़ करके आए हो, कल के दिन शादी हो जाएगी, परिवार का विभाजन हो जाएगा, अभी एक साथ रह रहे हो आप लोग, ठीक है। जब परिवार का विभाजन होगा फिर माता पिता कहां रहेंगे, किसके पास रहेंगे, यह निर्णय भी आप जब लोगे, घर पे विवाद बढ़ जाएंगे, पारिवारिक विघटन की स्थिति आ जाएगी। फिर यह हो जाएगा कि माता पिता को अपने साथ हम नहीं रखना चाहते, वो कह रहे हैं हम नहीं रखना चाहते। आधे से ज्यादा लोग मथुरा छोड़ आते हैं अपने माता पिता को। होता है, वृद्धाश्रम में कितने माँ बाप रहते हैं। तो ये निर्णय तो सिंपल सी बात है, बताओ, राइट बनाम राइट का निर्णय नहीं है। माता पिता की सेवा करना आपका कर्तव्य है आजीवन, है कि नहीं है, लेकिन घर में शांति सुकून बना रहे, आपसी विवाद ना हो, ऐसा सामंजस्य बना के चलना भी आपका, यह भी एक महत्वपूर्ण बात है। तो यहां पे सोचने की बात है। तो पहले तो मूल मुद्दा समझना है कि राइट बनाम राइट की बात है, राइट बनाम रॉन्ग की बात है। राइट बनाम रॉन्ग के लिए तो बहुत सिंपल सा मामला मैंने आपको सिखा दिया, ये केस स्टडी 2 सेकंड में सॉल्व कर देंगे आप। अभी कई सारी केस स्टडी बताऊंगा जहां राइट बनाम रॉन्ग के मामले रहेंगे। आशीष यादव जी कह रहे हैं सर अब गर्ल घर पर रहेंगी, तो क्या आशीष यादव जी आप तैयार हैं, आप विदा हो जाएंगे क्या? क्या आप अपने आजीवन अपने ससुराल में रहने के लिए तैयार हो चुके हैं क्या? क्या आपके माता पिता इसकी स्वीकृति दे रहे हैं क्या? ये बहुत कठिन डिसीजन होगा जिस दिन लड़का विदा होने लग गया। ये दिमाग में बैठा लीजिए, इतना आसान काम नहीं है। महिलाओं के ऊपर तो थोप दिया गया है, लेकिन जब पुरुष की बारी आएगी ना, पहले तो माँ बाप पागल हो जाएंगे। समाज में भी कोई एक उदाहरण बता दीजिए मुझे कि लड़की विदा, ये तो महिला के ऊपर एक कस्टम बना के, प्रथा बना करके डाल दिया गया है। पुरुष की बारी आएगी, इतना आसान थोड़ा ना होगा, तब तो विद्रोह पैदा हो जाएगा। चलिए मूल मुद्दा, फिर मूल मुद्दा के बाद दूसरा काम है कौन कौन से हितधारक हैं। हितधारक, यहां पे एक चीज मैं आपको सिखाना चाहता हूं, जब केस स्टडी में हितधारक निकालेंगे आप, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये चीज समझना बहुत जरूरी है आप सभी के लिए। ध्यान से समझिएगा, ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज आपको मैं सिखाने जा रहा हूं। आप लोग ध्यान से इस चीज को यदि सीख गए तो बात बन जाएगी, ठीक है। एक हितधारक आपको निकालना होगा। देखिए हितधारक क्या है, प्रत्येक केस में आपको 3 कैरेक्टर कम से कम मिलेंगे, 3 पात्र मिलेंगे और एक परिस्थिति मिलेगी, एक परिस्थिति या तो राइट बनाम राइट की मिलेगी या राइट वर्सेस रॉन्ग की मिलेगी। इसी को मैं परिस्थिति लिख देता हूं, यही सिचुएशन है परिस्थिति। मूल मुद्दे को समझने का मतलब सिचुएशन को समझना। तो एक कोई भी केस आप लेंगे तो उसमें आप पाएंगे कि 3 पात्र होंगे और एक परिस्थिति होगी, ठीक है। अब 3 पात्र में एक तो आप खुद होंगे, जिसको हम बोलेंगे एक्टर, आप एक्टर होंगे उसमें। आपको कभी जिलाधिकारी बना दिया जाएगा, कभी आपको ग्राम विकास अधिकारी बना दिया जाएगा, कभी आपको डॉक्टर बना दिया जाएगा। केस स्टडी में ऐसा ही होता है, कोई ना कोई आपको केस स्टडी में आपको एक्ट दिया जाएगा। समझ रहे हैं बात को? चलिए भाई एक बार इसको समझिए, बाद में बाकी बातें करिएगा आप लोग, ठीक है। 3 पात्र होंगे, 3 पात्र में एक तो एक्टर होगा जो कि खुद आप होंगे, और 2 आपके और भी सहयोगी पात्र होंगे, आपके सहयोगी होंगे, आपके 2 जो आपकी सिचुएशन में साथ दे रहे होंगे, और एक आपको परिस्थिति मिलेगी। ठीक है, बताइए क्लियर है? यहां पे कोई इश्यू हो तो बताएं, यहां पे सिंपल सा है।
तो हितधारक में आपको यह समझना होगा, यहां पे एक सूची बनानी होगी, यहां पे एक सूची आप बनाएंगे हितधारकों की। दूसरे स्टेप में इस सूची में आप क्या करेंगे, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीके से कौन कौन प्रभावित हो रहा है पूरे केस में, ये आप निकालेंगे। कोई कर्मचारी प्रभावित हो रहा है, कई बार आपके जूनियर की बात आएगी, कई बार आपके सीनियर की बात आएगी। क्या सरकार प्रभावित हो रही, सरकार को नुकसान हो रहा है क्या, क्या जनता को नुकसान हो रहा है क्या, लिखते जाना है बात। क्या स्थानीय परिवार को आपके नुकसान हो रहा है, क्या कोई इन्वेस्टर को, जैसे सहारा इंडिया वाला मामला है, सहारा इंडिया वाले मामले के बारे में आप सब जानते हैं। बहुत सारे निवेशक थे, उनका पैसा अब गवर्नमेंट लौटा रही है वैसे, लेकिन अब कब तक लौटा देगी ये पता नहीं है, रजिस्ट्रेशन होने चालू हो गए। तो निवेशक परेशान है, कोई शेयर धारक परेशान है, क्या आप स्वयं उसमें प्रभावित हैं, क्या आपके ऊपर अत्याचार हो रहा है, तो आप अपने हितधारक जरूर लिखेंगे। बहुत सारे हितधारक होंगे, ठीक है। अब जब हितधारक निकाल लेंगे, पहले स्टेप में आप मूल मुद्दा समझेंगे, दूसरे स्टेप में हितधारकों को समझेंगे, तीसरे स्टेप जो आपका है, तीसरे स्टेप में नैतिक मुद्दों की सूची बनाएंगे कि कौन कौन से नैतिक मुद्दे निहित हैं। अब नैतिक मुद्दे क्या क्या होते हैं ये मैं आपको आने वाले समय में, आने वाली क्लासेस में आपको पढ़ाऊंगा। कई सारे नैतिक मुद्दों को लेकर के आप सामना करेंगे, ठीक है, ये आपको पता चलेगा। नैतिक दुविधाओं को लेकर सामना करेंगे, कई जगह पे सार्वजनिक हानि हो रही होगी, कई जगह पे आपकी व्यक्तिगत हानि हो रही होगी, तो आपको कई सारे नैतिक मुद्दों को लेकर के यहां पे लिस्टिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। कहीं पे आपकी ईमानदारी का प्रश्न उठ रहा होगा, कहीं पे ट्रांसपेरेंसी का मुद्दा उठ रहा होगा, कहीं सत्यनिष्ठा का मुद्दा उठ रहा होगा, ऐसे करके मल्टीपल यहां पे नैतिक मुद्दे उठेंगे और इन नैतिक मुद्दों की आप एक सूची बनाएंगे कि कितने नैतिक मुद्दे इस केस में हैं। और इसके बाद चौथे स्टेप में आप अपनी अंतिम कार्यवाही करेंगे। अंतिम कार्यवाही, आप क्या निर्णय लेंगे, क्या डिसीजन लेंगे, यही आपकी अंतिम कार्यवाही है। यानी कि यहां पे आप देखिए, मैंने शुरुआत के जो 3 स्टेप बताए, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ये ऑब्जेक्टिविटी के हैं। आपको पहले ऑब्जेक्टिविटी के साथ पूरे केस को समझना है, उस केस में क्या दिया गया है, इसमें अपने परसेप्शन, अपने पूर्वाग्रह का प्रयोग नहीं करना है। तो जो आपने सूची बनाई है, उस सूची का एनालिसिस करके आपको उनमें से कोई एक विकल्प को चुनना है। विकल्प कैसा होना चाहिए, जिसमें सार्वजनिक हित छुपा हो, न्यूनतम क्षति हो रही हो, व्यक्तिगत लाभ नहीं हो रहा हो, आपके स्वार्थ से पूरित नहीं हो, ध्यान रखिएगा। और उसके पीछे आप लॉजिक भी देंगे, आप बताएंगे भी कि आप क्यों करेंगे, आपकी कार्रवाई का सबसे व्यवहारिक तरीका क्या है। आप जब सरकारी नियमों के साथ चल रहे हैं, सरकारी विनियमों के साथ चल रहे हैं, एक चीज ध्यान रखिएगा, निर्णय लेते समय जब आप डिसीजन लेते हैं, कई पक्षों को ध्यान में रखना पड़ता है। संविधान, क्या आपका निर्णय संविधानिक है? एक प्रशासक होते हुए संविधानिक है कि नहीं? एक प्रशासक होते हुए भी और एक नागरिक होते हुए भी, एक नागरिक होते हुए भी आप कोई भी काम करते हैं तो आप देखते हैं ना कि वो कानूनी है कि नहीं है। कानूनी होना चाहिए आपका निर्णय, कानून के दायरे के बाहर नहीं जाना चाहिए। यदि कानून के दायरे के बाहर कोई भी काम करेंगे, आपका निर्णय गलत हो जाएगा, ध्यान रखिएगा इस बात को। संवैधानिक होना चाहिए आपका मामला, आप संविधान के खिलाफ नहीं जा सकते हैं, यह दिमाग में बैठा लीजिएगा आप, ठीक है। सार्वजनिक हित में होना चाहिए आपका मामला, सार्वजनिक हित में होना चाहिए, सार्वजनिक हित में होना चाहिए आपका निर्णय, व्यक्तिगत स्वार्थों से परा होना चाहिए आपका निर्णय, ठीक है। बेटा अब सोसाइटी के बारे में हटाओ, अभी सोसाइटी कैसी होती है उसका एनालिसिस करने नहीं बैठे, और सोसाइटी की जिम्मेदारी आपकी नहीं है, आप अपनी जिम्मेदारी लो। एक चीज और बता रहा हूं, आज के टाइम पे एक पता नहीं दिमाग में क्या भर गया है बच्चों को। देखो इथिक्स पढ़ रहे हो, इथिक्स में एक चीज और ध्यान रखना, आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। नीति शास्त्र में आप दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं हो। जब आप प्रशासन में जाओगे, आपका अधिकारी भ्रष्ट है क्या नहीं है, क्या करना है आपको, वो भ्रष्ट है वो झेलेगा, आपको ईमानदार बने रहना है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब हमें दिक्कत होती है, सामने वाला ऐसा है, सारी उंगली दूसरे की तरफ, अपने तरफ कोई उंगली नहीं। तो इसलिए प्रशासन में रहते हुए सारी गलती, सारी समस्याएं आपको अपने आप का मूल्यांकन करना है और उसमें सुधार करना है। सामने वाला क्या है उससे आपकी जिंदगी प्रभावित नहीं होगी। आप कैसे हो, आप ईमानदार हो कि नहीं, ये बताओ। हाँ, यदि आप कह रहे हो
कि पब्लिक ऐसी है, पब्लिक वैसी है, इस बात को तो समझिए ना। क्लियर है कि नहीं है? आपको कानून के विरुद्ध नहीं जाना है, आपको समाज के हित में रहना है। आपको केवल यह समझना है कि मैं कानून का पालन करूंगा, ठीक है, दूसरा कर रहा है नहीं कर रहा है नहीं मतलब है, कानून के अनुसार ही आपको चीजें देनी है। मान लीजिए कोई व्यक्ति आपके पास आता है, आप अधिकारी हैं, है ना, और वो कहता है कि सर ये मेरी जमीन है, इस जमीन पे दूसरे ने कब्जा कर लिया है, तो आप क्या करोगे? डॉक्यूमेंट मंगाओगे ना कि भाई डॉक्यूमेंट लेकर के आओ, अपने सारे के सारे कागजात लेकर आके आओ। फिर आप उन कागजातों की क्या करोगे? जांच करोगे। वो कागजात जाली तो नहीं है, उसके हैं कि नहीं है, इन सब की जांच होगी। इसके बाद जाकर के आप जो है ये होगा, नहीं तो आप सीधा कार्रवाई कर दिए, पुलिस प्रशासन भेज दिए, जाओ इसकी जमीन खाली कराओ। ऐसे तो नहीं होगा ना। इस बात को समझिए, आपको कोई भी काम करना है ठोस कदम होना चाहिए, आपका पीछे एविडेंस होने चाहिए, पीछे आधार होने चाहिए। बिना आधारों के कोई भी काम आप नहीं करेंगे, ठीक है? समझिएगा इस बात को। क्लियर है? तो निर्णय लेना है, निर्णय कैसा लेना है? इन सब आधारों पर निर्णय लेना है। कानून के खिलाफ कोई भी निर्णय गया, आप चाहे जितने बड़े अधिकारी हो, 1 मिनट में आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा। 1 मिनट लगेगा सस्पेंड करने में। कानून के खिलाफ गए, नियमों के खिलाफ गए, आपके नियम होंगे। जब आप सर्विस में हैं तो नियमों के अनुसार रहेंगे आप सर्विस में। वहां पर आप राउडी राठौर नहीं बनेंगे ना, आप वहां पे जो है जो वो है ना, क्या नाम है उसका, हाँ, चुलबुल पांडे बनने की कोशिश नहीं करेंगे। वहां पे जो नियम कानून विनियम उनके अनुसार चलेंगे, ठीक है? और अंतिम तौर पे केस स्टडी को सीखने का सबसे अच्छा तरीका है केस स्टडी लिखना शुरू करें भाई, लिखना प्रारंभ करें। मैं केस आपको उपलब्ध कराऊंगा, यूपीएससी के या स्टेट पीसीएस के जो प्रीवियस ईयर के केस हैं उनको लिखना चालू करेंगे, ठीक है? लिखने का अभ्यास, पिछले वर्ष के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को उठा करके लिखने का अभ्यास करेंगे। लिखने के अभ्यास से ही काम होगा, ठीक है? समय भी आपको देखना है, आपका टाइमिंग के हिसाब से आपको लिखना है, समय के हिसाब से आपको देखना है। लगभग यूपीएससी की बात करूं तो लगभग 120 अंक के आते हैं आपके, 120-130 अंक के क्वेश्चन आते हैं इसमें। आप अपने अपने आयोग के हिसाब से देख लीजिएगा कि प्रीवियस ईयर के कितने आते हैं। तो ऐसा नहीं है, उसमें और बाकी थ्योरी वाला सेक्शन भी रहता है, तो ये सारा कुछ हमें समझना है। तो आने वाले सेशंस में मैं इन डिटेल में आपको इन चीज़ों के बारे में डिस्कशन करूंगा, बताऊंगा। केस स्टडी में पहले मैं आपको कुछ बेसिक सिद्धांत बताऊंगा ताकि आपको नैतिक दुविधाओं से ऊपर उठाया जा सके, नैतिक मुद्दों से ऊपर उठाया जा सके। यह आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, ठीक है? हाँ, मैंने इथिक्स के पेपर में सब कुछ पढ़ाया है। इथिक्स के पेपर में केस स्टडी कैसे सॉल्व कराएं, क्या करवाएं, हर चीज करवाइए। तो जो लोग इथिक्स को बहुत डिटेल पढ़ना चाहते हैं उनको तो बैच लेना पड़ेगा, और यहां पे मैं कुछ अभ्यास कराऊंगा आपका, उन अभ्यासों को कर लीजिएगा। अरे कोई बात नहीं, कितना लॉन्ग केस आएगा। अगले सेशन में केस को मैं 5 भागों में बांट दूंगा। ये 5 प्रकार के अलावा 6वें प्रकार का केस नहीं आएगा। 5 ही प्रकार के केस आते हैं, किसी ना किसी प्रकार का एक केस होगा। हर केस को सॉल्व करने का एक तरीका है, उस तरीके से केस को सॉल्व कर दो, खत्म बात। 5 भागों में केसों को बांटेंगे, बस उतने ही प्रकार के केस हैं। हर प्रकार के केस को किस तरीके से सॉल्व करते हैं यह भी आपको सिखा दूंगा। जो लोग बैच से जुड़े हुए हैं उनको तो इथिक्स इतना कठिन नहीं लग रहा होगा, उनको इथिक्स में लिखने की स्थिति बन गई होगी। सब बताएंगे, प्रेजेंटेशन भी बताएंगे, सब बताएंगे, क्यों परेशान है, ठीक है? ऑनलाइन माध्यम से ही आपको बैच उपलब्ध है, अभी ऑफलाइन इसका कोई बैच उपलब्ध नहीं है। आप ऑनलाइन माध्यम से ही इसका बैच ले सकते हैं। हाँ, इथिक्स की क्लास में आपको मिल जाएगा। हाँ ठीक है प्रीति सिंह जी। तो ये जो है आपका इथिक्स का केस स्टडी का आज पहला सेशन था। कुछ बेसिक और फंडामेंटल्स मैंने आपको बताए हैं, इनको प्रॉपर आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना? चलिए, जितना आज बताया इसको रिवाइज करिए, समझने की कोशिश करिए, वीडियो को 1-2 बार और देख लीजिए यदि नहीं समझ में आए कुछ भी, ठीक है?